ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शोभन पंचायत में फर्जीवाड़े तरीके से किसानों के खेत पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक उचित कदम नहीं उठाया गया है। किसानों के खेत पर फर्जीवाड़े तरीके से जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरभंगा के शोभन पंचायत के किसानों ने ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर अपने खेत पर जबरन फर्जी तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किए जाने से किसानों में दिख रहा है खासा रोष। यहाँ का मामला है कि यहाँ एक कंपनी है ट्राई कलर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, समझा कि नहीं। ये यहाँ ज़मीन कुछ खरीदे हैं और बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो सरकारी भूमि है। इसके अगेंस्ट में हम लोग पूर्व में 2018 ही में ग्रामीणों का एक आवेदन दिया था, समझा कि नहीं। जो मतलब जिला परिषद अध्यक्ष के माध्यम से सारी जानकारी जिला प्रशासन को इसकी दी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे किसान हैं जो मेरे गांव के हैं, कि मेरे ग्रामीण हैं, उनकी ज़मीन जबरन कब्जा की जा रही है, जिसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है। कई बार ग्रामीणों के द्वारा जिनकी ज़मीन है यहाँ पर, वो जिला प्रशासन के यहाँ आवेदन भी दिए हैं, थाना पे भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने यह जानकारी दी कि भूदान की जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? इसका भी प्रमाण हम लोगों ने जिला प्रशासन को दिया है। उसका केबाला है बाजाब्ते कंपनी का, जो उन्होंने खरीदा है। भूदान की ज़मीन है, अनाबाद बिहार सरकार का ज़मीन का केबाला है, शिक्षा विभाग है, उनके मतलब प्लॉटिंग में दिखाया जा रहा है। और बिहार सरकार की जो ज़मीन है उस पर कंपनी के द्वारा अपना सड़क बनाया गया है। एंट्री गेट भी बिहार सरकार की ज़मीन पर बनी हुई है। इसके संबंध में भी हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन से मिले भी थे और लिखित भी आवेदन दिए थे। इसमें हमने डीएम से भी मुलाकात किया था, एडीएम साहब से भी मुलाकात किया था, समझा कि अंचल अधिकारी सदर से भी मुलाकात किया था। लेकिन इस सब में कहीं न कहीं सदर अंचल अधिकारी जो है उनकी संलिप्तता है। चूँकि किशोर झा जो यहाँ के पीडी हैं वो उनके ग्रामीण हैं और उनके द्वारा ही ये सारा मामला, चूँकि ज़मीन का मामला है, सारे मामले को वो जो है मिला जुला करके इधर उधर किए हुए हैं। मामला है कि किशोर झा ने जमीन उस जमीन पर हम आए तो ये पता लगा कि इधर उधर करके क्या हमारा करवा दिया कि ज़मीन का कराया हमको मालूम नहीं। ये हमको धमकी दे रहा है किशोर झा बार बार। उसके साथ तो क्या अमीन भी है हमारे उनके। किशोर झा कौन है? किशोर झा एम्पियर पार्क का मालिक है। मालिक है। आपके पास जमीन का पूरा पेपर है? पेपर है, केवाला है, केवाला ये रहा। केवाला दिखाइए। केवाला दिखाते हैं उसको भी। क्या और जब से एसपी के यहाँ थाना भी पनवाड़ी के पास भी हमने इसका रिपोर्ट भी किए हैं। क्या बोला आपने? कहता ठीक है देख रहा हूँ। आया तो यहाँ से वापसी होकर चला गया, कोई सुनवाई नहीं लिया। क्या लग रहा है क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? नहीं कार्रवाई हो रहा है भाई, वो लोग बड़े आदमी हैं, हम लोग का गरीब आदमी का कौन सुनेगा यहाँ के। आगे क्या कीजिएगा अगर कार्रवाई? आगे क्या करना है वही है कि हमारा फैसला चाहिए, हमको वाजिब हमको चीज मिल जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समी अहमद है। कहाँ पर का मामला है? ये मनियास का है। कौन मौजे है? कौन मौजे है? मौजे मौजे मतलब कौन ब्लॉक का है? ये हो गया मनियास
ब्लॉक का मामला? ये हो गया सिविल थाना में पड़ा और उसके बाद हमको ये पड़ गया दरिया सराय वाला कौन ब्लॉक है? सदर बोला। हाँ सदर बोला। क्या नाम आपका? समी अहमद है। पिता का नाम है? मोहम्मद शौकत। मामला यह है कि ट्राई कलर जिस प्लॉट में एरिए में ज़मीन ख़रीदा है उसके बीच में मेरा एक प्लॉट है और उस प्लॉट में हमारा लगभग 5 साल से कोई उपज नहीं होता है, जिसका मैंने आवेदन दिया कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, थाना में। आज तक उसका हमको कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक बार डीएसपी साहब दिलवार साहब थे, उस समय इन लोगों को बुलाया गया, हमको भी बुलाया गया। जो दिलवार साहब ने कहा भाई इनका जो मैटर है इनको आप लोग सॉल्व कीजिए। उससे पूर्व में थाने पे बैठक हुई कि भाई इसमें पानी जम जाता है इसलिए इसका परमानेंट समाधान हो, तो उन लोगों ने कहा कि ये बांध के किनारे से जो है हम होम पाइप डाल देंगे जिससे पानी आप लोगों का निकल जाएगा, लेकिन आज तक वो मामला क्लियर नहीं हुआ। हम लोगों की ज़मीन जो है ऐसे पड़ी हुई है बेकार। जमीन का मामला, जमीन का मालिक होता है सीओ। क्या सीओ से आप लोग संपर्क किए? सीओ से बीच में बात हुई थी लेकिन वो कुछ नहीं सुने। वो घूसखोर आदमी है। ट्राई कलर वाला जो है पैसा देता है, वो चुप हो जाते हैं। आप ऐसे खुले रूप में आरोप लगा रहे हैं घूसखोरी का, आप कैसे प्रमाण देंगे? प्रमाण तो हम यही देंगे कि हम लोगों ने जो है आवेदन दिया, उनको बुलाया स्पॉट पर, आज तक कोई जो है सुनवाई नहीं हुई। कौन सदर में आता है? कौन ये प्लॉट जो है सदर ब्लॉक में आता है। कौन सीओ है? सीओ का तो नाम हम नहीं जानते हैं। कौन जगह का मामला ये आपको नरकटिया मनिहास कहलाता है। ये क्या नाम हुआ आपका? तुफैल अहमद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ एवं एजुकेशन सोल्यूशन फॉर यू दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 4 मई को कैरियर दिशा एवं गुरु शिष्य परंपरा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, डॉक्टर एच.के. सिंह आदि मौजूद थे। कैरियर दिशा एवं गुरु शिष्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ एवं एजुकेशन सोल्यूशन फॉर यू द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी के माध्यम से बच्चों को कैरियर को लेकर मार्गदर्शित किया गया। संगोष्ठी में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर अजीत कुमार चौधरी, विश्वविद्यालय वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. सिंह ने बच्चों को कैरियर को लेकर मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में बच्चों को मार्गदर्शन देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया उनमें एस. कुमार, डी.के. धर्मात्मा, आर.के. राही, आर.के. पांडे शामिल हैं। इस कार्यक्रम में एजुकेशन सोल्यूशन फॉर यू के संस्थापक इंजीनियर देव सिंह, उप संस्थापक राजू कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने के स्वागत गान सौंपाऊं, करी स्वागत अपने के स्वागत गान सौंपाऊं, बहुत सम्मान सौंपाऊं, अपन जी जान सौंपाऊं, बहुत सम्मान सौंपाऊं, अपन जी जान सौंपाऊं, करी स्वागत अपने के स्वागत गान सौंपाऊं, अपने दिवाकर छी ले दीप की बारू, अपने दिवाकर छी ले दीप की बारू, उतारबो आरती अपने के मधुर मुस्कान सौंपाऊं। साथ देगा नहीं जमाना मुसीबतों में कभी, इस किताबों से करो इस जमानों से नहीं, साथ देगा नहीं जमाना मुसीबतों में कभी। तू कस के पकड़ कलम को यदि खुद पे रख, तू कस के पकड़ कलम को यदि खुद पे रख, कभी भूखा नहीं सुलाएगी तुझे, कभी रुलाएगी नहीं। कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से चलना होगा, हमारा रास्ता क्या होगा, हमारा सीढ़ी क्या होगा, फिर जाके कामयाबी मिलेगी। आज के डेट में बहुत बच्चे अपने माँ बाप की भी बात नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि हम पढ़ लिए तो हम सबसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि एज और उम्र से एक्सपीरियंस आता है
माँ बाप का सबसे पहले बात माननी चाहिए। वो अगर जाहिल भी है ना, वो आपको सही गाइडलाइन करेंगे, हमेशा अच्छे राह पर ही ले जाएंगे। आज यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग गांव से, अलग अलग कस्बे से आए हुए हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, लेकिन सब चाहते हैं कि मेरा कैरियर बने। हर बच्चा ये चाहता है कि आफ्टर ऑल एजुकेशन वी विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, मैं अपना एक फ्यूचर ब्राइट करूं, ठीक है, अपने समाज के लिए सोशल वर्कर बनूं। कोई भी इंसान पढ़ता है तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए पढ़ता है। आज मैं भी बायोटेक हूं, बायोटेक्नोलॉजी यहीं से मैंने एमएससी बायोटेक किया LNU से। 2013 में मैं 93% लाया था बायोटेक में, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से। मेरा भी एक सपना था कि मैं ह्यूमन वेलफेयर बनूं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करूं। ह्यूमन वेलफेयर एक ऐसा चीज है, इंसान कोई भी एजुकेशन लेता है, चाहे शिक्षक हो चाहे वो डॉक्टर हो, वो हमेशा दूसरों के लिए ही काम आता है। तो आप भी समझो कि आज आप पढ़ रहे हो, आगे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, तो आप भी कहीं ना कहीं बड़े ऑफिस, बड़े पोस्ट पे होगे, तो आप भी समाज के लिए ही काम करोगे, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करोगे। पूर्णतः एकेडमिक है। ये बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम का विषय कुछ रहता है, गेस्ट जो रहते हैं उससे अलग रहते हैं, पता नहीं चलता है कि कार्यक्रम पर बोला जा रहा है कि कहाँ पर जा रही दिशा। और मैंने निर्णय लिया, देव जी काफी एक्टिव थे, कि अगर एकेडमिक से कार्य दिशा एवं गुरु शिष्य परंपरा टॉपिक भी बहुत अच्छा है, तो उस पर मैं ये रखा। तो इसलिए मैंने पूर्णतः एकेडमिक व्यक्तियों को यहाँ पर मैं कार्यक्रम में शामिल होने का निवेदन किया। इन लोगों ने सारा स्वीकार भी किया। अब पानी संकाय के बड़े शिक्षक हैं डॉक्टर रतन कुमार चौधरी जी, DSW हैं, इससे पहले से साइंस कॉलेज में थे, आज स्नातकोत्तर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ वाणिज्य विभाग के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग लेफ्टिनेंट विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरे कृष्ण सिंह, डॉक्टर SK सिंह से जाने जाते हैं। इनका ये मेरे मित्र भी हैं, हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही क्लोज हैं। इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, जो इन लोगों ने अपनी व्यवस्था के बाद भी जब ऑफिस आवर खत्म हो रहा है उसके बाद भी उन्होंने रुककर इसमें अपनी सहभागिता प्रदान कर रही है। और गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से प्रारंभ किया जाए, यह भी एक बड़ा धर्म संकट है। लेकिन मैं उससे अलग हटके, और जो मेरी अपनी सोच है या मेरा जो मानना है कि सबसे बड़ा गुरु माँ, जहाँ हम सभी जन्म लेके उसके गोद में खेलते हुए सबसे पहले माँ ही कहना सीखा, और माँ ने ही खाना सिखलाया, माँ ने ही परिचय कराया समाज के बंधु बांधवों से, अंग्रेजों से, चाचाओं से, दादाओं से, या अपने पिताजी से। तो शायद माँ का गोद ही सबसे बड़ा गुरु आश्रम था, ऐसी मेरी सोच है। और माँ यदि गुरु है और हम उसके शिष्य हैं, तो माँ के साथ जो हमारे व्यवहार होते हैं, आज यदि इस मॉडर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में जब जाते हैं और उस शिक्षक को भी उस माँ के दर्जा में रखते हैं कि ये भी हमारे गुरु हैं जो हमको ऊपरी ज्ञान अब देंगे, जहाँ तक माँ ने बताया वहाँ तक मैंने सीखा। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि आपने किसी धावक को दौड़ का प्रशिक्षण लेते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हर गांव भर में, हर परिवार में आप एक बच्चे को दिग्दिग्ध या करके खड़ा करने की कला जरूर देखा होगा, और ये अक्सर माँ ही करती। आज दिनांक 4 मई 2019 को छात्रों के लिए और गुरुओं के लिए यहाँ पे एक कैरियर दिशा का आयोजन किया गया, जो छात्रों के लिए गुरु के द्वारा किया गया, और साथ ही शिक्षकों के लिए एक संगोष्ठी रखा गया, गुरु शिष्य संगोष्ठी रखा गया, जिसके माध्यम से बच्चों की भावनाओं को, बच्चों के कैरियर दिशा को देखा गया, एक जो है रेखा दिया गया कि किस दिशा में चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत भटक जाते हैं कि किस दिशा में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। बस अब आगे बढ़ते हैं और कहाँ जाना है उसके लिए आप बस दूसरी दिशा का पकड़ लेते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि
इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के पास संदेश जाएं और अपने जीवन को एक सही रूपरेखा दें। यह कार्यक्रम जुबली हॉल यूनिवर्सिटी कैंपस में कराया गया। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का शुभारंभ गोतावली चौक दरभंगा स्थित आवधी कॉम्प्लेक्स में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सैयद शाह सफदर ने फीता काटकर किया। शहर के नाका नंबर 5 कोतवाली चौक स्थित आवधी कॉम्प्लेक्स में नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। हॉस्पिटल का उद्घाटन सैयद शाह सफदर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरशद यूसुफ एवं डॉक्टर नाजिया अनवर के साथ उपस्थित रहे कई गण्यमान्य लोग। बहुत अच्छा है कि यहाँ डेंटल को लोगों के पेशेंट सबका सेवा हो। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत काबिल डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परवर डॉक्टर साहब हैं। ये पूरा ख़ानदान तो खिदमत कर रहे हैं, अपना तस्कुर तालीम के सिलसिले में खिदमत कर रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब अपना पेशेंट सबका अपना करेंगे, सेवा करेंगे। अपना क्या नाम हुआ? सैयद शमसुल्लाह जान। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल मॉडर्न फैसिलिटीज़ से भरपूर है। आप यहाँ आएँ और एज फास्ट एज पॉसिबल हम क्विक सर्विस देंगे विद इन पर्टिकुलर टारगेट टाइम पे कंप्लीट करके। क्या क्या फैसिलिटी है पेशेंट को? हम सबसे पहले कम्युनिटी के लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइक 1 डे सर्विस, 1 आवर सर्विस, जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग जल्द से जल्द। अगर आप पढ़ाई की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें तो कहाँ से की है? हमने अपनी BDS डिग्री यहाँ दरभंगा मिथिला मिनॉरिटी डेंटल कॉलेज से की थी और हमने पोस्ट ग्रेजुएट बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बरेली से की। क्या नाम हुआ? डॉक्टर नाजिया आब्दी यूसुफ है। BDS हमने दरभंगा से किया था और फिर आगे की पढ़ाई MDS हमने बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से किया था। उसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हमने ट्रेनिंग ली है लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स की। उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने टेम्पररी एंकेज डिवाइस हमारे और आगे की ये सब पढ़ाइयाँ हैं। तो हमने BHU से भी ट्रेनिंग ली है, एम्स से ली है, MDS हमने बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। किस तरह का सुविधा गरीबों के लिए आपकी क्लिनिक पर रहेगी? गरीब के लिए हम हर लेवल पे जिस तरह से मदद कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सस्ता इलाज देना। जब कोई पेशेंट हमारे यहाँ पेरीफेरी से गांव से आता है तो उसको इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि हमें वहाँ पे ठहरने का, अगर अस्पताल में एडमिट होने का, जो कि एक डेंटल क्लिनिक में नहीं होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिट करने के लिए भी एक बेड लगाया है रात को ठहरने का, तो वो सारा चीज़ बहुत ही कम रियायती दरों में। और चूँकि हमारा एक मेडिकल बैकग्राउंड रहा हमारी फैमिली का इस शहर के अंदर, तो हम अपने बुज़ुर्गों से भी गाइडेंस लेते हुए कम दाम में और हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर खोले हैं क्लिनिक? जैसा कि आप देख सकते हैं नेशनल डेंटल हॉस्पिटल नाका नंबर 5 पावर हाउस के निकट, कोतवाली चौक के निकट है बिल्कुल। और इस हॉस्पिटल की बस जो एक ख़ास बात ये है कि आप देख सकते हैं कि डेंटल के जो अलग अलग 4 से 5 विभाग होते हैं उसके लिए हमने हर विभाग के लिए अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग स्पेशलिस्ट, जिसमें से एक स्पेशलिस्ट मैं हूँ, मेरी वाइफ है, सबके लिए अलग अलग चैम्बर और अलग अलग इंतज़ाम किया गया। क्या नाम बोला? मेरा नाम डॉक्टर अरशद यूसुफ, ऑर्थोडोंटिस्ट। कार्ड करके दुआ की है और हमारे सभी इंजीनियर साहब, उनके साहबजादे हैं सफदर यूसुफ जो हमारे दामाद हैं, तो एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने की है आवाम को और दरभंगा वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये हॉस्पिटल का जो शेप दिया गया है इसको, ये कंप्लीट डेंटल सर्जरी में सारी चीज़ें यहाँ, सारी फैसिलिटियाँ अवेलेबल होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग दरभंगा के मेयार में उतरेंगे और अपने आवाम को बेहतर से बेहतर, दरभंगा की पब्लिक को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। यही हम लोग का मेन एम है, यही मिशन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से हम लोगों का एक ही मकसद रहा है, जो सर्व पीपुल वो हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। नाम?
मेरा नाम हुआ सैयद अनवर हसन आबदी, मैं प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल, और मेरी बेटी है जो यहाँ डॉक्टर नाजिया अनवर जो मेरी बेटी है, और मेरे दामाद हैं जो असद यूसुफ हैं। इन दोनों के सौजन्य से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया, खोला गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में रविवार को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी का सेवांत लाभ का निष्पादन किया गया। पेंशन विभाग के हमारे सहयोगी गण और आप रिटायर्ड हुए शिक्षक शिक्षकेतर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स कहा जाएगा, आज आप लोग आए हैं इस पेंशन अदालत में और संडे होते हुए भी आप सभी आए। ये आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं और मैं अपने पेंशन विभाग और पेंशन अधिकारी को भी जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि संडे होते हुए भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये कार्यक्रम जो है आज आयोजित हुआ है। अब जो लोग आप लोग आए हैं करीब 3, 6, 2, 8, 1, 9 आदमी, तो एटलीस्ट आप लोगों को भविष्य में परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं यूनिवर्सिटी से, जो भी चिट्ठी लिखते हैं, उसमें आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि भविष्य में हम लोग जो भी कम्युनिकेशन है आप लोगों से वो सब ईमेल द्वारा करेंगे, क्योंकि आपके जो भी एड्रेस दिए गए हैं वो एड्रेस पे हम लोग कोई भी लेटर भेजते हैं तो वो वापस आ जाता है बहुत, क्योंकि वो आपका कॉलेज का एड्रेस है, कॉलेज में जाता है लेटर, कॉलेज में आपके जाने के बाद आपके बारे में कितने लोग जागरूक हैं ये आपको पता है और आपके ऑफिसेज कैसे चलते हैं, तो इसलिए आपका लेटर जाएगा और वो लेटर जा कर के वहीं पड़ा रहेगा और फिर वो या तो वापस आ जाता है या वहीं पड़ा रहता है। क्योंकि अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से कॉलेजेस को पैसे हमने आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन वो कॉलेजेस में 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना तक पड़ा रह रहा है और लोगों के अकाउंट में नहीं जा रहा है। तो अभी हम लोग इसलिए प्रयासरत रहें कि जो भी आपके कागज़ भेजे जाएं वो ईमेल द्वारा आपको सूचित कर दिया जाए कि आपका ये चीज़ गया है कॉलेज में पैसा, जिससे आप कॉलेज को कांटेक्ट करके और वहाँ से पैसे ले सकें। दूसरा, जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी ऑल्टरनेट के तरीके से लोगों को मोबाइल द्वारा भी SMS करके सूचित करते हैं कि आपका ये केस प्रक्रियाधीन है या इस केस में क्या प्रॉब्लम है। तीसरा जो चीज़ है कि हम लोगों ने अभी परमानेंट मोबाइल नंबर इशू कर दिए हैं, तो जो पेंशन ऑफिसर साहब हैं या फाइनेंस ऑफिसर साहब हैं उनका परमानेंट नंबर है, चाहे डॉक्टर साहब जो है पेंशन ऑफिसर रहें या कोई दूसरा पेंशन ऑफिसर रहेगा, उसका मोबाइल नंबर वो सेम है। तो आप वो नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, जिससे कि भविष्य में जब आपको कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप पेंशन ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर से बातचीत कर सकें। फाइनेंस ऑफिसर का नंबर है
44513257 85 44 51 32 57। और इससे एक नंबर आगे वाला जो है वो पेंशन ऑफिसर साहब का नंबर है, उनका नंबर है 58 45 44 51 32 और 58। तो ये दोनों नंबर पे भविष्य में आप जो है मैडम वो 57 है, अगला 58 है। दिनांक 5 मई 2019 को पेंशन अदालत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कुल 42 लोगों का पेंशन ईएल का चिट्ठी तैयार करके उन लोगों को दिया जा रहा है और 2 पेंशनर हैं जिनको न्यू पेंशन दिया जा रहा है और 2 जो है रिवीजन ऑफ पेंशन है जिनको 100% पेंशन का चिट्ठी दी जा रही है। अभी जो है आज संडे भी है, संडे के बाद भी आज अदालत का आयोजन किया गया है, विश्वविद्यालय ने किया है इसको। और हर 5 तारीख को चाहे वो छुट्टी हो या संडे हो, किसी भी स्थिति में हम लोग पेंशन का आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है बिल्कुल। और नवंबर 18 से ही ये मैंने बनी है परिस्थिति कि जिस दिन लोग 30 तारीख को रिटायर कर रहे हैं उनका रिटायरल का सारा कागज़ तैयार कर लिया जाता है और अगले 5 तारीख को हम लोग उनको पीपीओ हस्तगत करा देते हैं और उनका साथ ही पेमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसके तहत आज कुल 42,46 लोगों का पेंशन का कागज और रिटायरल बेनिफिट दोनों तैयार करके दिया जा रहा है। जो लोग उपस्थित हुए हैं उनको हस्तगत कराया गया माननीय कुल सचिव महोदय के द्वारा, और जो लोग नहीं आए हैं उनका हम लोग बाई पोस्ट या बाई अदर सोर्स से हम लोग उनको हस्तगत करा देंगे। क्या नाम हुआ? जी नाम क्या हुआ? SM जफर, पेंशन पदाधिकारी, मिथिला यूनिवर्सिटी। आज की खबरें में यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।